डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हमारा न्यू चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस वाले चैप्टर पे हम देखेंगे कि कैसे जो आपके मूविंग चार्जेस होते हैं उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो सारी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस की वजह से कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म हैव बीन नॉन टू अस फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। जो आप हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है उनके बारे में हमें, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि अगर आपके चार्ज ही रेस्ट में है तो उनकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से हमने वर्क डन निकाला, पोटेंशियल निकाला। ठीक है, और जो मैग्नेटिज्म होते हैं दे हैव बीन नोन टू अस फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हमें पता है और मैग्नेटिज्म के बारे में भी हमें पता है। 2000 साल से पहले हमें इन कंसेप्ट के बारे में पता है। एंड पीपल इनके बारे में, जो साइंटिस्ट थे वो उनको क्या ट्रीट करते थे कि ये जो दोनों हैं ये आपके सेपरेट सब्जेक्ट हैं, कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका सेपरेट है और जो आपका मैग्नेटिज्म है वो आपका सेपरेट है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मतलब कि जो आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जो आपका मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का मतलब कि जो आपके मूविंग चार्जेस हैं, मूविंग चार्जेस की वजह से आपका जो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो पहले ये सोचा जाता था कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है और जो आपकी मैग्नेटिज्म की ब्रांच है वो दोनों जो हैं वो आपके सेपरेट सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन बाद में 1820 में, ठीक है, 1820 में आपके जो साइंटिस्ट थे हंस ओस्टर्ड, उन्होंने बताया कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से आपके इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले इनको क्या सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये डिफरेंट है, कि इलेक्ट्रिसिटी ना तो मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करती है और ना ही जो मैग्नेटिज्म है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन 1820 में जो आपके हंस ओस्टर्ड थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये आपके डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इनके बीच में रिलेशन होता है और ये आपके इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर इस चैप्टर में हम इसमें क्या क्या करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे और मूविंग चार्जेस पे लगने वाले फोर्स के पढ़ेंगे। और जो थर्ड है इसमें मेन, कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो ये सारे जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो in this chapter we will be going to study magnetism produced by a moving charge। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज जो है आपका, यानी कि अगर कोई भी चार्ज आपका मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड फर्दर वी विल प्रोसीड विद एम्पियर सर्किटल लॉ। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ की डिटेल पढ़ेंगे और इस एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और टॉर्क बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में लगने वाले टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके इसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपके कवर होंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अगर ये चार्ज आपका रेस्ट में है तो इसके चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज आपका मोशन में है, अगर आपका मूविंग चार्ज है, ये चार्ज आपका मोशन में है, तो मूविंग चार्ज की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वायर में करंट प्रोड्यूस होगा और अगर वायर में आपका करंट है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। तो आपका जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज का मतलब जो आपका करंट होता है, इसकी अगर आपके पास ये वायर है, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई वायर है और इसमें से अगर आपका करंट है तो इसके चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है, यानी कि जिसका सेंटर सेम होता है उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कि जो आपके मूविंग चार्जेस होते हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है, ये कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, ये अगर आपका रेस्ट में है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और अगर यही चार्ज आपका मूव कर रहा है, ठीक है, अगर यही चार्ज आपका मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव कर रहा है तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, फिर करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मूविंग चार्जेस अगर हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से फिर क्या प्रोड्यूस होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और अगर मूविंग चार्ज है तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर मूविंग चार्ज है तो उसके चारों तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस चैप्टर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ की डिटेल पढ़ेंगे, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में लगने वाले टॉर्क को हम देखेंगे, और इसमें साइक्लोट्रॉन की जो है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्टडी दैट ए स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली ए मूविंग चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपके पास अभी जो चीज़ मैंने बताई है कि अगर आपके पास कोई स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज का मतलब कि कोई चार्ज आपका, स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है कि कोई चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है, तो अगर वो रेस्ट में है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। तो अगर आपका ऐसा चार्ज हो कि आपका रेस्ट पोजीशन में होता है उसको हम स्टेशनरी चार्ज कहते हैं। तो स्टेशनरी चार्ज के चारों तरफ आपकी कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है। अगर ये चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है तो इसके चारों तरफ जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन अगर इसी चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अगर इसी चार्ज ने आपका मूव करना स्टार्ट कर दिया किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो ये करंट बन जाता है और इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो अगर कोई चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है जिसको हम स्टेशनरी चार्ज भी कहते हैं तो उसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर आपका चार्ज मोशन में है तो उस मूविंग चार्ज की वजह से चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। तो फिर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी कि अगर कोई भी चार्ज आपका क्यू है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ का वो रेंज जहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या करती है, एक फोर्स लगाती है और वो किसके बराबर होती है, F = Q × E। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है, F = Q × E। E जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो रीजन होता है जहाँ पे हम उसके इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम इस रीजन के अंदर हैं, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है इस रीजन के अंदर रखा है तो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई, और अगर हमने वो चार्ज को यहाँ रख दिया है तो ये वाला इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये जो है इसका रेंज जो फोर्स होती है। ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे हम उसके इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ऐसे ही फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट के पास मान लो यहाँ पे हमने कोई भी आयरन नेल रखी तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने आयरन नेल यहाँ पे रखी तो ये अट्रैक्ट आपकी नहीं हो रही।
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे हम इसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने देखा कि इस रेंज में जो भी आपकी आयरन नेल्स आती हैं, ठीक है, तो अगर आपने आयरन नेल्स जो है इस रीजन में रखी हैं, इस रीजन के अंदर जो भी आयरन नेल्स हैं वो इस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम आयरन नेल्स को इसे बाहर रखें तो जो ये बार मैग्नेट है या मैग्नेट है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ हमारी इस बॉक्स तक ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखें तो वो इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो यानी कि कितनी दूर तक ये जो है एक आयरन नेल्स को खींच सकता है। मान लो यहाँ पे मैंने इसको रखा कि अगर इसको मैंने 1 किलोमीटर पे रखा है कि 1 किलोमीटर पे अगर मैंने ये आयरन नेल रखी है तो ये इसको क्या कर सकता है, अगर मान लो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही आपने ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा रखा तो ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होती। तो यानी कि इसकी रेंज कितनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, इसके मैग्नेटिक फील्ड की रेंज हो गई आपकी 1 किलोमीटर। यानी कि अगर कोई आयरन नेल 1 किलोमीटर के अंदर है तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे रखी हुई है तो वो मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज़ द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे हम उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस। या फिर अभी हमने देखा है कि किसी भी वायर में अगर आपका करंट है, किसी भी वायर में अगर आपका करंट है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन या फिर किसी भी इस वाली वायर को हम क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग वायर। इस वायर को हम क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग वायर कह सकते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर भी कह सकते हैं, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। करंट कैरिंग वायर भी बोल सकते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कहेंगे कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे हम उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे हम उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर हमारे पास कोई भी वायर है और इस वायर में अगर आपने करंट जा रहा है इस वायर में से, तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी मैग्नेट है उसके चारों तरफ का रीजन, या कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ का ऐसा रीजन जहाँ पे हम उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम टेस्ला कहते हैं। और टेस्ला का जो दूसरा नाम होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम WB मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल T इज द सिंबल ऑफ टेस्ला, और इसका दूसरा नाम होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये इसके तीनों SI यूनिट है। तो पहला SI यूनिट है इसका टेस्ला, और इसी टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये तीनों इसके SI यूनिट होते हैं। ठीक है, और इसका जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट को हम कहते हैं गॉस। जो मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट होता है उसको हम कहते हैं गॉस, और इसको हम कैपिटल G से लिखते हैं, गॉस को। ठीक है, और जो आपका 1 टेस्ला होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका कि जो 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका कि 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा। अभी हमने देखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है,
स्टेशनरी है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन वही चार्ज अगर आपका चलना स्टार्ट कर दे, मूव करना स्टार्ट कर दे, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। या फिर किसी कंडक्टर में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देखी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का रीजन या फिर मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन जहाँ पे हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट होता है उसको हम टेस्ला कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और CGS यूनिट जो होता है वो गोस होता है, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोस, यानी कि 1 टेस्ला में 10⁴ गोस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि ओस्टर्ड ने कैसे बताया। ओस्टर्ड ने क्या बताया था कि अगर आपके पास ये कोई वायर है और इस वायर में अगर आपका कोई करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या बन गई, आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसको हम कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ओस्टर्ड ने बताया कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है करके बताया था, एक्सपेरिमेंटल इसको प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे अगर कोई भी आपकी वायर है और उसमें से अगर आपका करंट I फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, इन द समर ऑफ 1820 H.C. Oersted by his experiment concluded that, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या बताया, that a current carrying conductor deflects magnetic compass needle placed near it. He found that alignment of the magnetic needle is tangential to an imaginary circle which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire. इफ़ द करंट इज रिवर्स, तो ये उन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी आपकी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट I आपका प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या रखी, एक मैग्नेटिक नीडल रखी। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही अगर हमारी वायर में करंट नहीं है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मान लो ये कोई नीडल है आपकी, ऐसे इसके अंदर कोई नीडल बनी हुई है, अगर इस वायर में करंट नहीं है तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। अगर ये वायर है इसमें करंट नहीं है, ठीक है, तो और इसके पास यहाँ पे भी एक जो नीडल है ये आपकी रखी हुई है, जिसको हम कंपास नीडल भी कहते हैं, मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं। तो ये भी आपकी एक मैग्नेट की तरह ही होती है। जैसे मैग्नेट में आपके 2 पोल होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है, ऐसी जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है उसकी कुछ शेप जो होती है वो इस टाइप की होती है। तो इसका भी जो एक पोल होता है वो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो ओस्टर्ड ने क्या किया कि मान लो अगर ये वायर है और इसमें करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हम अपने मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो इसकी जो नीडल है, मान लो ये इसकी नीडल है, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जैसे इसमें करंट ऑन करते हैं, जैसे वायर में जो करंट ऑन करते हैं, जैसे वायर में करंट ऑन करते हैं तो ये जो नीडल है आपकी, ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये नीडल है, ये नीडल आपकी हिल जाती है। ठीक है, यानी कि जब आपने वायर में करंट नहीं था तो वो नीडल आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन जैसे ही वायर में आप करंट को ऑन करते हो तो नीडल जो है वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो कि नीडल को हिला रहा है। तो वो फोर्स आपका कहाँ से आता है, वो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ओस्टर्ड ने बताया कि जैसे ही आपने वायर में करंट नहीं है, I की वैल्यू 0 है, तो वो जो नीडल है वो आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। यानी कि जैसे ही करंट ऑफ है डिफ्लेक्शन भी आपका 0 है। तो लेकिन जैसे ही आप करंट को फ्लो कराते हो, I की वैल्यू इसमें फ्लो करती है, तो जो ये नीडल है ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। और कोई भी किसी भी चीज़ को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें उस पर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो ओस्टर्ड ने बताया कि ये जो फोर्स है ये कहाँ से आ रहा है, ये फोर्स आपका करंट से आ रहा है। इसका मतलब कि करंट जो है वो आपकी क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है।
और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल पे आपका एक फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से जो नीडल है वो आपकी डिफ्लेक्ट होती है। तो ये बताया उन्होंने, ठीक है। तो ओस्टर्न ने बताया कि जो आपकी जो आपकी करंट कैरिंग, तो उन्होंने बताया कि जो आपकी करंट कैरिंग वायर है, क्योंकि जब वायर में करंट नहीं है तो जब वायर में करंट नहीं है, ठीक है, तो कोई भी आपकी नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आता। जैसे ही आप करंट को ऑन करते हो तो आपका डिफ्लेक्शन आता है। तो इसका मतलब जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड उस नीडल पे, जो उसके पास में आपने एक नीडल रखी हुई है, वो उस पर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, और फोर्स की वजह से इसमें क्या आती है, आपकी डिफ्लेक्शन आती है। तो ये इसमें एक्सपेरिमेंट में बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि जैसे ही आप एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, ठीक है, उसके पास आप क्या करते हो, एक नीडल को रखते हो, मैग्नेटिक कंपास को रखते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये आपकी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से बताया कि अगर हम, फिर उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम करंट को रिवर्स कर दें तो जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी आपकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी आपकी रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंडिकेट्स दैट ए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, यानी कि जो नीडल की डिफ्लेक्शन है उससे हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इज इस्टेब्लिश्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर, कि वो जो आपकी वायर है उसके चारों तरफ आपका क्या प्रोड्यूस हो गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आपकी नीडल है ये आपकी डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उसी की वजह से ये जो नीडल है ये आपकी डिफ्लेक्ट होती है। और फिर उन्होंने देखा कि अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, यानी कि ऐसे अगर हम करंट की डायरेक्शन को कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी आपकी रिवर्स हो जाएगी, और जो नीडल की डिफ्लेक्शन है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी रिवर्स हो जाती है, और उसके द्वारा लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। फिर उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंक्रीजेज। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम नीडल को वायर के पास लेके आते हैं, जैसे ही हम नीडल को वायर के पास में लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही आप नीडल को वायर के नज़दीक लेके आओगे, ठीक है, तो जैसे ही आपकी वायर है और अगर मान लो ये नीडल आपकी दूर है, ठीक है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो आपका कम होगा। लेकिन जैसे ही आप इस नीडल को वायर के बिल्कुल नज़दीक ले आते हो तो जो डिफ्लेक्शन है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम नीडल को वायर के नज़दीक लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया इसमें, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर, ठीक है। तो अगर हम वायर में करंट को इंक्रीज़ कर दें, तो उसने कहा है कि अगर हम वायर में करंट को इंक्रीज़ कर दें तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लो पहले हमारा 2 एम्पियर का करंट है तो डिफ्लेक्शन हमारी आ रही थी, और फिर अगर हमने करंट को 5 एम्पियर कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी आपकी बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि जैसे ही करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे ही हम नीडल को वायर के नज़दीक लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपकी अपोजिट हो जाती है। तो ये सारे कंक्लूज़न जो हैं ये ओस्टर्न ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्ज़र्व किए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मूविंग चार्जेस, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक वायर है और अगर उसमें से करंट आपका फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ आपका क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कि अगर इस वायर में करंट आपका आ ही जा रहा है तो इसके चारों तरफ जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है आपकी चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है कि चार्ज आपका मोशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट आपको तभी मिलता है जब चार्ज आपका मूव करेगा या मोशन में होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको तभी मिलता है जब चार्ज आपका मूविंग होगा, मूविंग चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके मूविंग चार्ज हैं उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका करंट है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और क्योंकि जो करंट है वो हमेशा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? मूविंग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। करंट हमेशा आपका मूविंग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक करंट और फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आ रही है, इमर्जिंग आउट यानी कि बाहर की तरफ आ रही है, तो उसको हम डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है यानी कि अंदर की तरफ अगर जा रही है तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाते हैं। यानी कि डॉट का मतलब क्या है? कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, डॉट का मतलब क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी इमर्जिंग आउट यानी कि बाहर की तरफ आ रही है। डॉट का मतलब है बाहर की तरफ आ रही है। और क्रॉस सिंबल का मतलब क्या है? कि वो आपकी इनवर्ड्स जा रही है, ठीक है। तो ये इसमें नोटेशन होता है इसका कि अगर आपकी डॉट सिंबल लगा है तो इसका मतलब आउटवर्ड है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इमर्जिंग आउटवर्ड है। और क्रॉस का मतलब है कि वो आपका इनवर्ड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक ये छोटा सा इसमें एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है। कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ए बी, इस फिगर में आपको देखना है। कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ए बी प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल पैरेलल टू इट, it will found that north pole of the needle gets deflected towards the west. If the direction of the current is reversed, then the north pole of the needle gets deflected towards the east. यहाँ पे फिर ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये आपकी एक वायर है, ठीक है, ये आपकी एक वायर है और इस वायर का नाम क्या है? ए बी। ये वायर आपकी ए बी है, कंडक्टिंग वायर है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, किसी की भी आप ले सकते हो, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग वायर को आपने बैटरी से जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे की है और ये तो की जो है आपकी एक स्विच का काम करती है। तो जैसे ही की आपकी ऑन होगी करंट आपका ऑन होगा, और जैसे कि आपकी ऑफ होती है करंट आपका ऑफ होता है। तो यहाँ पे जो की है ये आपकी ओपन है, यहाँ पे जो की है ये आपकी ओपन है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे कोई करंट आपका नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन को ध्यान से देखो, इसमें जो की है यहाँ पे ये आपकी ओपन है। ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है। और ये जो है ये आपकी एक मैग्नेटिक नीडल रखी है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये मैग्नेटिक नीडल आपकी इस तरीके की होती है, ठीक है। और इसके दो पोल होते हैं, एक यहाँ पे जो दिखाया गया है वो साउथ पोल है और यहाँ पे जो दिखाया गया है वो आपका नॉर्थ पोल है। तो इसको ध्यान से देखना है ये। तो ये आपकी, तो यहाँ पे ये जो ए बी है ये आपकी कंडक्टिंग वायर है और ये जो नीचे लिखी हुई है ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये कौन सी डायरेक्शन में आपकी डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लिया आपने, इसमें ये एक्सपेरिमेंट में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी कंडक्टिंग वायर हो गई, ठीक है, और ये आपकी मैग्नेटिक नीडल हो गई। तो इसका जो साउथ पोल है वो इस साइड है और इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में नीडल आपकी डिफ्लेक्ट होगी। तो पहली कंडीशन में है कि आपकी ओपन है, तो जैसे कि आपकी ओपन है इसमें कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे कोई भी करंट आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नीडल है ये आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड केस में यहाँ पे
ये वाली जो की है इसको हमने क्या किया है, ये की आपकी क्लोज है, इसका मतलब करंट इसमें से फ्लो करेगा, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे। तो जो ए बी वाली वायर है, ये जो आपकी ए बी वाली वायर है, ये ए बी वाली जो वायर है इसमें करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, आई इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसे आई की वजह से यहाँ पे जब करंट की वैल्यू 0 थी, तो इस वाले को ध्यान से देखो, नीडल आपकी बिल्कुल सीधी है, लेकिन इस वाली पिक्चर में देखो नीडल आपकी क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इट विल फाउंड दैट नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बनाएं, ठीक है, कि यहाँ पे जो नीडल थी आपकी, इस वाली पिक्चर में अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो इस वाली पिक्चर में तो ये हो गया आपका साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, चार होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला हो गया आपका वेस्ट और ये वाला हो गया आपका ईस्ट। तो ये चार होते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नीचे वाला ईस्ट होगा और ऊपर वाला जो है वो आपका वेस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में जब करंट की वैल्यू 0 थी, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन आपका नहीं है। लेकिन सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में जैसे ही करंट आपका फ्लो होता है, सेकंड केस में जैसे ही करंट आपका फ्लो होता है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये आपकी सीधी थी ऐसे, ये नीडल आपकी सीधी थी, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। जैसे ही आपके करंट की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जैसे ही आप इसमें करंट को ऑन करते हो, ठीक है, तो ये नीडल आपकी कैसी हो जाती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है, यानी कि ये आपकी ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया कि पहले ये जो थी नीडल थी आपकी, ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये आपकी मान लो नीडल है ऐसे, ये आपकी नीडल है। जब करंट की वैल्यू 0 थी, तो ये आपकी बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे थी। ठीक है, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे करंट को ऑन किया, तो ये जो है ये आपकी वेस्ट की तरफ आपकी मुड़ जाती है, यानी कि ये जो नीडल है ये अब कैसी हो जाएगी, ये अब ऐसे हो जाएगी, ये वाली नीडल अब कैसे डिफ्लेक्ट होके कैसी हो गई, ये ऐसी हो गई। तो ये नीडल अपने आप से तो नहीं घूम सकती, इसका मतलब ये जो इसमें डिफ्लेक्शन है ये नॉर्थ की तरफ थी। ठीक है, अब ये किसकी तरफ चली गई है, ये आपकी वेस्ट की तरफ चली गई है, तो ये आपका वेस्ट है, तो ये वेस्ट की तरफ आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन आया है कि कोई भी जो वायर है वो अपने कोई भी जो नीडल है वो अपने आप से तो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती जब तक उस पर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आया है वो किसकी वजह से आया है, यानी कि जब हमने देखा कि करंट आपका 0 था तो नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप करंट को ऑन करते हो, बैटरी ऑन होते, स्विच को ऑन करते हो, तो ये जो नीडल है ये आपकी डिफ्लेक्ट होके वेस्ट की साइड ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन आया है ये कहाँ से आया है कि जो आपका करंट है उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये आपकी डिफ्लेक्ट होती है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर क्या बताया कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, अब यहाँ पे देखो बैटरी का, यहाँ पे बैटरी आपने कैसे लगाई हुई थी, यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे नेगेटिव थी। ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन थी ए बी में, ए बी वाली वायर में करंट की जो डायरेक्शन थी वो हमारी ऐसे थी, क्योंकि वायर में जो करंट आएगा वो आपका ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन अब थर्ड कंडीशन में हमने बैटरी के जो टर्मिनल हैं वो चेंज कर दिए हैं, यानी कि पहले नेगेटिव टर्मिनल है, बाद में पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये वाली वायर अगर आपकी ए बी है तो इसमें जो करंट जाएगा वो आपका ऐसे जाएगा। तो अब जो डायरेक्शन है करंट की, पहले जो ए बी वायर में करंट था वो ऐसे था, लेकिन अब ए बी वायर में जो करंट है वो आपका ऐसे है। तो अब जो करंट की डिफ्लेक्शन है वो आपकी रिवर्स हो गई है। तो इसमें हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि ये जो नीडल है अब ये कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी, ये आपकी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। यानी कि अगर करंट नहीं था इसमें, मान लो ये आपकी ऐसे थी, ये आपकी नॉर्थ में थी और ये साउथ में थी, अगर आपके करंट की वैल्यू 0 है, ये उस टाइम पे है जो करंट की वैल्यू आपकी 0 थी। और अब थर्ड केस में क्या है कि जब आपने बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया है, तो अब ये कैसे मूव करेगी आपकी, अब ये आपकी ऐसे मूव करेगी, ऐसे हो जाएगी, अब ये ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये आपकी कहाँ पे मूव हो गई है, अब ये आपकी ईस्ट की साइड हो गई है। पहले किसकी साइड थी, वेस्ट की साइड थी, लेकिन अब ये ईस्ट की साइड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हमने देखा, 3 डिफ्लेक्शन देखे
कि ये वाला जो डिफ्लेक्शन है हमारा, ये नॉर्थ साउथ वाला, कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था अगर आपके करंट की वैल्यू जो थी वो आपकी ज़ीरो थी। फिर सेकंड केस में हमने देखा कि जो अगर मैं इसको ऐसे रफ बनाऊँ ऐसे, कि पहले जो था ये आपका जो करंट की वैल्यू ज़ीरो थी, तो ये आपकी जो डिफ्लेक्ट होके ये ऐसी हो जाती है सेकंड केस में, यानी कि ये आपकी वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। और थर्ड केस में हमने देखा कि अगर ये करंट की वैल्यू आपकी ज़ीरो थी तो ये कैसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है ईस्ट की साइड। तो यहाँ पे ये वेस्ट की साइड डिफ्लेक्ट हुई थी, अब ये जो है ये ईस्ट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें हमने देखा इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो ये ओस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंफर्म किया था, ये उसी को डिटेल में बताया गया है कि अगर हम इस केस में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई करंट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर के पास हम कोई भी मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी आपकी रिवर्स हो जाती है। तो यही हमने किया आपका इसमें ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो ये जो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने जो हमें बताया था कि जो आपके मैग्नेटिक किसी भी अगर करंट कैरिंग वायर के पास में अगर आप क्या रखते हो, किसी भी मैग्नेटिक नीडल को रखते हो तो वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें 4-5 पॉइंट बताए गए थे, वही हमने इसके द्वारा प्रूफ किए हैं यहाँ पे कि अगर कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर करंट जो है आपका नीडल में ऐसे जा रहा है तो ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है वेस्ट की तरफ, ठीक है। और अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका ईस्ट की साइड होगा। तो एक करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर हमने देखा अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। और फिर हमने देखा कि नीडल को अगर आप वायर के जितने ज़्यादा नज़दीक लेके आते हो तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये सब हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट